बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ शब्द विचार को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इसे प्रारंभ करते हैं। ये है पाठ 3 शब्द विचार। आइए पढ़ते हैं। मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान यानी एक बात अपने मन के भाव किसी को कहना और सुनना करने के लिए किसका प्रयोग करता है? भाषा का। अब चाहे वो भाषा मौखिक हो या फिर लिखित, कई बार हम अपनी बात बोलने की जगह लिखकर बताते हैं, तो वो भाषा का लिखित रूप। जब हम बात को बोलकर बताते हैं तो क्या है? भाषा का मौखिक रूप। इसीलिए भाषा का सरल, स्पष्ट और अर्थपूर्ण यानी मतलब से भरा होना बहुत जरूरी है। ये सभी विशेषताएं किसी सामाहिक विशेषताएं तभी समावित होंगी जब शब्दों का सही व क्रमबद्ध रूप का प्रयोग किया जाए। शब्द ही भाषा को अर्थपूर्ण बनाते हैं और अर्थहीन भी, यानी शब्दों से ही भाषा का भाव प्रकट होता है और भाव प्रकट नहीं भी होता। यानी शब्द सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे रिया, रा ई य आ, रिया, गुलाब, गाऊ, ल आ ब क्या बन गया? गुलाब। इसी तरीके से टमाटर। ऊपर दिए गए शब्द अनेक वर्णों से मिलकर बने हैं, यानी छोटे छोटे वर्णों को जोड़ा और क्या बना? शब्द बन गया। इनका एक निश्चित अर्थ है। क्या है? एक निश्चित अर्थ है। इन शब्दों को पढ़कर हमारे दिमाग में एक चित्र आ जाता है। वो किस तरीके का चित्र है? जो हमारे ऊपर दिए गए हैं। इससे एक निश्चित अर्थ का भी पता हमें चलता है। अगर इन्हीं वर्णों का क्रम परिवर्तित करके इस प्रकार लिखा जाए तो हम क्या करेंगे? उनको समझ नहीं पाएंगे। जैसे यारी, यारी क्या है? ये गलत है। क्या होना चाहिए? रिया। यानी यहाँ पर क्या हो गया? शब्दों का जो क्रम है वो बदल गया। लागुब, लागुब क्या है? कुछ भी नहीं। गुलाब होता है सही, यानी लागुब भी गलत है। इसीलिए कहा जाता है कि शब्दों में वर्णों का क्रमबद्ध होना बहुत जरूरी है। इसकी कदापि नहीं। यारी, लागुब, टमाटर वर्णों के समूह तो हैं, लेकिन इन शब्दों का कुछ कहना संभव नहीं, क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। वर्णों का सार्थक मेल ही शब्द कहा जाता है। जब सार्थक कब होंगे? जब उनका कोई एक निश्चित अर्थ होगा। हिंदी भाषा के अंतर्गत शब्द को 3 आधार पर बांटा गया है। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा बनावट के आधार पर तथा प्रयोग यानी यूजेस के आधार। सबसे पहला उत्पत्ति के आधार पर, यानी कैसे इसकी रचना हुई, कैसे ये आए। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत से आशय है कि हिंदी भाषा में किसी शब्द का आगमन यानी वो कैसे आए। उसके आधार पर शब्द के 4 प्रकार है: तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशज। सबसे पहले तत्सम शब्द। संस्कृत के जो शब्द अपने मूल रूप से यूं के यूं यानी बिना किसी परिवर्तन के हमने हिंदी भाषा में उन शब्दों को, संस्कृत के शब्दों को अपना लिया, वे शब्द क्या है? तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे जल, सूर्य, हस्त आदि इसके उदाहरण हैं। ये क्या है? संस्कृत से ऐसे ही बिना किसी परिवर्तन लिए गए हैं। दूसरा है हमारा तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा से तो लिए गए, लेकिन उनके साथ में परिवर्तन कर दिया गया। परिवर्तन करने की वजह से वे तद्भव शब्द कहलाए। जैसे चांद का चंद्र, हस्त का हाथ, दंत का दांत, यानी हमने इनमें परिवर्तन किया, उसके बाद हमने इसे हिंदी में अपना लिया। यहाँ पर कुछ उदाहरण हमें दिए गए हैं एक सारणी के हिसाब से। उसमें तत्सम और तद्भव शब्द लिखे हैं। तत्सम है पत्र, तद्भव है पत्र, नृत्य है तत्सम, नाच है तद्भव, कर्ण है तत्सम, कान है तद्भव। तीसरा है हमारा देशज शब्द। देशज का अर्थ होता है हमारे देश में पैदा हुआ।
यानी जो हमारे बोलचाल की भाषा में या बोलचाल की बोली में जो बोले गए शब्द हैं और हमने उन बोलियों से उन शब्दों को हिंदी भाषा में सम्मिलित कर लिया, वे शब्द क्या कहलाए? देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, लोटा, जूता, खिचड़ी आदि। तीसरा है हमारा विदेशज शब्द। विदेशज शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी अन्य प्रदेश की भाषा से हमारे हिंदी भाषा में सम्मिलित कर लिए गए, वे विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कि डॉक्टर, कैंची, कारतूस, साबुन इत्यादि। दूसरा है बनावटिया सॉरी दूसरा है हमारा बिंदु बनावट या रचना के आधार पर शब्द। बनावट या रचना के आधार पर शब्दों को तीन भागों में बांटा गया है: रूढ़ शब्द, योगरूढ़ शब्द तथा यौगिक शब्द। पहला है हमारा रूढ़ शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके टुकड़े यानी हम खंड जिसे नहीं कर सकते, वो क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द। जैसे कि खाना, खाना जो शब्द है, तो अगर हम ना को खा से अलग कर दे तो ना का कोई अपना अर्थ नहीं होगा, यानी ये शब्द क्या है? रूढ़ शब्द, जिनके टुकड़े करने पे उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। दूसरा है हमारा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों के मेल से बनाए जाते हैं, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्दों के टुकड़े करने के बावजूद भी उनके अपने अलग अलग महत्व होते हैं। जैसे विद्यालय, विद्यालय के यदि हम टुकड़े करें तो विद्या प्लस आलय, विद्या का भी अपना एक अलग मर्थ अर्थ है और आलय का भी अपना अर्थ है। तो ये क्या हुआ? यौगिक शब्द जो दो शब्दों से लेकर बने होते हैं, ये शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। तीसरा हमारा बिंदु है योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जो दो या दो से ज्यादा शब्दों से मिलकर बनाए जाते हैं, जिनका अपना एक निश्चित अर्थ होता है और एक विशेष अर्थ उनका निकलकर आता है। वे शब्द क्या कहलाते हैं? योगरूढ़ शब्द। जैसे नीला है कमल जिसका, वो नीला है कंठ जिसका, वो क्या है? नीलकंठ, यानी भगवान श्री शंकर। तो ये योगरूढ़ शब्द कहलाता। अगला है तीसरा बिंदु हमारा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं: विकारी तथा अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों का लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण भी कोई भी परिवर्तन उनमें नहीं आता, किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं आता, वे शब्द क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया होगी। दूसरा है ख अविकारी शब्द। ऐसे शब्द जो सदा एक जैसे रहते हैं, इनमें कोई भी बदलाव नहीं आता। ये क्या है? लिंग, वचन, कारक आदि में भी कोई बदलाव नहीं आता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक शब्द अविकारी शब्द के चार प्रकार होते हैं। इसी तरह पाठ समाप्त होता है। आइए इसको संक्षेप में एक बार दोहरा लेते हैं। वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। शब्दों को तीन आधारों पर बांटा गया है: उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर तथा प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशज। बनावट के आधार पर शब्द के तीन रूप होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द तथा योगरूढ़ शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं: विकारी तथा अविकारी शब्द। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ सभी को यह पाठ भलीभांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।